जो भी सिटिंग एमएलए, इसको मैं पूर्व विधायक कहता हूँ, एक्सीडेंटल एमएलए से कहा जाएगा, अजीत कुशवाहा, जिसने इस विधानसभा को, डुमरांव विधानसभा की स्थिति बद से बदतर कर दी। आप किसी गांव में चले जाइए, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। विकास के नाम पे जहां से उनको वोट पड़े, वहां पे गांव में वो घुस नहीं पा रहे हैं। 95, 96, 97 में शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था। या तो होता था कि लाठी रैली चलेगी, लाठी रैली, ऐसी बातें होती थी। कौन पढ़ने की बात करता था, कौन विकास के बारे में सोचता था। अब तेजस्वी जो बोल रहे हैं, उनके घर में ही कलेश हो रखा है। उनके भाई अलग चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी देश का विकास, प्रदेश का विकास तभी होगा जब शांति बहाली आएगी, जब सुशासन आएगा। किस आस्था के बात को वो जानते हैं, उनसे पूछिए छठ कहते किसको है कि 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में और अपने प्रयासों में और धार ला रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के नज़दीक आते ही अपने कद्दावर नेताओं और स्टार प्रचारकों की एक भारी भरकम फौज बिहार में उतार दी है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनसे बात कर उनकी बात आप तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं विकासपुरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सर, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि आप बिहार में प्रचार के लिए लगातार घूम रहे हैं, आप जगह जगह पे जा रहे हैं, आपका आंकलन क्या है बिहार में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, मेरा आकलन नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है और बहुत ही जन समर्थन एनडीए को मिल रहा है और हम सरकार बनाएंगे। सर, आपके भाई राहुल कुमार सिंह जी जो हैं वो डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे मुख्य लड़ाई जो है वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और इंडिया के बीच में है। जेडीयू से आपके भाई प्रत्याशी हैं, भाकपा माले से यहाँ के अजीत कुशवाहा जो विधायक हैं। मुख्य लड़ाई किसके बीच में है सर? क्योंकि ददन पहलवान जो बीएसपी से वो भी दाव ठोक रहे हैं और जन सुराज से शिवांग सिंह, जो कि यहाँ पे एक चर्चित चेहरा है। आपको क्या लगता है सर, यहाँ पे मुख्य लड़ाई किसके बीच में है? जो भी सिटिंग एमएलए, इसको मैं पूर्व विधायक कहता हूँ, एक्सीडेंटल एमएलए से कहा जाएगा, अजीत कुशवाहा, जिसने इस विधानसभा को, डुमरांव विधानसभा की स्थिति बद से बदतर कर दी। जो भगवान को नहीं मानने वाला आदमी, जो कहता है भगवान नहीं होता है और चुनाव आती छठ माई की पूजा में जाके हाथ जोड़ता है। डुमरांव को पिछले 5 साल में वो 20 साल, 5 साल अपने कार्यकाल में 20 साल पीछे ले गया। डुमरांव एक ऐसी धरती है जहां पे हमारी आस्था की धरती है, बलिदान स्वतंत्रता सेनानियों की धरती है। इस धरती को इन्होंने तहस नहस कर दिया। माले काम करना होने के बाद तो छोड़ दीजिए, इनके तो विचार और सोच ही अलग है। दूसरी बात, आप ददन की पहलवान जी कहते हैं, ददन जी यहाँ से मिलने रहे हैं एक बार, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जनता इस बार किसी को समर्थन देने को तैयार है। यहाँ पे एनडीए की सरकार, हमारे यशस्वी मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, रामविलास चिराग पासवान जी, मांझी जी और बहुत ही प्रिय मेरे उपेंद्र कुशवाहा, बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन मिलेगा। एनडीए घटक दल भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। डुमरांव में हमें कहीं भी, और डुमरांव के शाहबाद इलाके में हमें कहीं कोई समस्या दिखती नहीं मिल रही है। हम यहाँ बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं। बहुत ही अच्छी सीटें आने वाली है हमारी। कल मनोज तिवारी जी यहाँ रोड शो के लिए आए थे और जब से ही राहुल सिंह जी की प्रत्याशी की घोषणा हुई है, एक आरोप जो आपके विरोधी आपके ऊपर लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे हैं, उनके पास धन बल है, हमारे पास जन बल है, हम जनता के समर्थन से चुनाव जीतेंगे। तो इस आरोप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, पहले मैं धन बल पे आता हूँ। अच्छे परिवार से आना क्या कोई बुराई है? पढ़ा लिखा होना क्या बुराई है? शिक्षित होना क्या बुराई है? और अच्छे परिवार से आना कोई बुराई नहीं होती है। उस परिवार से आने के बाद जनता के बीच में आप हैं कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो जनता से पूछिए, क्योंकि आज इस डेमोक्रेसी में चौथे बड़ी पिलर आप हैं, मीडिया है।
वो पता लगा सकते हैं कि हमारे पिता, हमारे दादाजी ने यहाँ की जनता के लिए काम किया है कि नहीं किया है। तो ये तो उनका जीतने के लिए जातिगत नारे दे रहे हैं, जातिगत बातें कर रहे हैं जो तथ्यहीन है। आज उनको ये चीजें याद आ रही हैं। और जहां तक इनकी सोच विचार धाराएं हैं वो आपको भी पता है। इनको बांटने का काम इन्होंने सीखा है कि जैसे भी बांटो, देश को की इकोनॉमी को खराब करो, वहाँ के लोगों को बरगलाओ, ये सब वो काम कर रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि आधा सामान तो हमारी जानकारी में वो ले जा चुके हैं यहाँ से। जो बच्चा खुचा सामान है चुनाव से पहले वो भी ले जाए और अच्छा रहेगा। उनका ये कहना है कि राहुल सिंह जो है वो तो गाड़ियों से घूमते हैं, उनका जनता से जुड़ाव नहीं है, हम गांव गांव जाके जनता से जुड़ रहे हैं। उनके साथ जनता कितनी जुड़ रही है वो जनता से आपको पता चल जाएगा 6 तारीख के चुनाव में। जनता उनसे कितनी जुड़ी हुई है। आप किसी गांव में चले जाइए, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। विकास के नाम पे जहां से उनको वोट पड़े वहां पे गांव में वो घुस नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अच्छे परिवार से आना कोई गलत चीज तो है नहीं। मेरे पास गाड़ी है तो मैं गाड़ी से घूमूंगा नहीं। ये कोई आरोप नहीं है, ये तो उनका बनाया हुआ आरोप है। वही बांटने का एक आरोप है जो आम बिहार के विकास को रोकने का ये लोग काम करते हैं जी। 2005 से पहले बिहार के विकास को रोका, अब ये जाति धर्म में बांट के विकास को रोक रहे हैं। यही बिहार है जहां से मैं पढ़ा भी हूँ। 95, 96, 97 में शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था। यही वो बिहार है कि हमारे बड़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के आने के बाद, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद यहाँ सुशासन आया, महिला सशक्तिकरण आया, महिलाओं के विकास के बारे में आया, यहाँ इंडस्ट्री लगी चालू हुई। यहाँ के लोगों को लगा कि यहाँ पे बिहार को सम्मान मिलना चालू हुआ है। तो ये सम्मान इन जैसे लोगों जो कभी नहीं चाहते कि विकास हो, विकास की गति बढ़े, तो ऐसी बातें बोलेंगे कोई ना कोई बात तो इन्हें बोलना ही बोलना है। यहाँ पे 2005 तक जो हाल हुआ, जो स्थितियां बनी, उसको हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास के दरों की बढ़ोतरी की। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस चुनाव के बाद बिहार का विकास और इतना बढ़ेगा कि पूरा विश्व और पूरा भारत कहेगा कि बिहार एक आस्था का देश है, एक पवित्र स्थान है जहाँ जाना चाहिए। आपने सिर्फ शिक्षा की बात की, आपने एनडीए के 20 साल शासन की भी बात की। इस बार चुनाव में जो महागठबंधन है, जो आपके विरोधी हैं, वो लगातार रोजगार को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उनका ये कहना है कि पहले बिहार जो है वो मतलब खासकर पटना यूनिवर्सिटी और बिहार में शिक्षा का जो स्तर था वो बेहतर था। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट की तरफ से के नाम से जाना जाता था पटना यूनिवर्सिटी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, छात्रों के रोजगार नहीं है, लोगों को पलायन करने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों में कितना दम है और इन मुद्दों की असलियत क्या है, और आपको क्या लगता है कि बिहार में इस वक्त बड़े मुद्दे क्या हैं? सब जो ये बात कह रहे हैं उस समय मैं पटना में ही रहा करता था और पटना में ये सारी चीजें देखी है। उस समय के लोग, पलायन किए हुए लोग अब वापस आ रहे हैं। अब तो लोग यहाँ रहकर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है। चाहे यूपीएससी में इनका रिजल्ट देखिए आप 20 साल का, चाहे डॉक्टर्स इंजीनियर का एक स्किल देखिए जो अब 15 साल में विकास की ओर आया है। पहले पटना यूनिवर्सिटी क्या थी उसके बारे में सब जानते हैं। मैं तो यही का पढ़ा हुआ हूँ उस टाइम का जी। यहाँ तो होता था कि लाठी रैली चलेगी, लाठी रैली, ऐसी बातें होती थी। कौन पढ़ने की बात करता था, कौन विकास के बारे में सोचता था? पटना से हमें बक्सर आने के लिए एक सपना होता था सोचना कि कैसे आएंगे ऊबर खबर रोडों पे। ये तो आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने वास्तविक चीजें देखी नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि बिहार का सालाना बजट कितना होता है। उस सालाना बजट के अनुकूल कोई बात करनी चाहिए, वो बात तो कर नहीं पा रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव का एक बहुत आपके लिए विख्यात, कुख्यात या बहुत इनफेमस एक भाषण रहा था जिसमें उन्होंने भूरा बाल साफ करो की बात की थी। अब उनके कुछ समर्थक, कुछ उनके आइडियोलॉग्स जो है वो बात कर रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो वाज द पॉलिटिकल नेसेसिटी ऑफ 1990s बिहार। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मैं जिस पार्टी से आता हूँ उस पार्टी ने हमें संस्कार दिए और हम संस्कार
के अनुसार ही बातें करते हैं। वो हमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं ऐसी कोई भी भाषा अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। लालू जी की जो सोच है वो उनकी सोच है। बिहार की जनता इस सोच को समझ चुकी है और हर समुदाय और हर जात, हर धर्म एनडीए गठबंधन को वोट देने जा रहा है। इस बात की आपको मैं विश्वास दिलाता हूं और हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, क्योंकि हमारी पार्टी में एक संस्कारिक पार्टी है। मैं पार्टी ने कभी किसी के लिए गलत बोलना नहीं सिखाया है। अब तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं उनका उनके घर में ही कलेश हो रखा है, उनके भाई अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या सिखाएंगे और क्या बताएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। तमाम बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो सभी पार्टियां उतारती हैं। मनोज तिवारी जो आए थे, पवन सिंह रैलियां कर रहे हैं, रवि किशन है, निरहुआ है, मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है, रितेश पांडे जन सुराज से लड़ रहे हैं, खेसारी जो है वो आरजेडी से लड़ रहे हैं। ऐसे में बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने खेसारी को लेके नचनिया शब्द का प्रयोग किया। इसको लेके बवाल हो रहा है। आपको लगता है कि उनका जो स्टेचर है उन्हें इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था? देखिए, मैंने उस ऑडियो क्लिप सुना तो है नहीं, लेकिन उन्होंने अगर बोला होगा तो कोई उनकी भावना नहीं होगी, स्लिप ऑफ द टंग भी हो सकता हैगा, क्योंकि वो है तो गायकी ना, स्लिप ऑफ टंग हो सकता हैगा। स्लिप ऑफ टंग में निकल गया होगा जी बात बात करते करते। आप आज चुनाव लड़ने आए, चुनाव लड़ने से पहले तो आप एक गायकी थे ना सर जी, तो स्लिप ऑफ टंग निकल गया होगा। इसमें इसको तुल देने वाला कोई विषय नहीं है। अगर आप बात करें आपके भाई राहुल सिंह जी की, तो वो अपने जनसभाओं में लगातार लाल आतंक की बात कर रहे हैं, रेड टेरर, नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं। वो गिनवा रहे हैं कि कैसे 75 सीआरपीएफ के जवान को जो है नक्सलियों ने मार दिया। आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में काम करेगा? स्वाभाविक है। आप इसी इलाके में 1990 में पता लगाएंगे माले लोगों ने कितने कितने लोगों को मारा है, वो चाहे यादव समाज के लोग हों चाहे किसी वर्ग के हों, जो 90 में मारा है। इन्हीं के भाई आज भी सीआरपीएफ पे अटैक कर रहे हैं। और चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है नक्सलियों को साफ करना। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी आज या कल बोला था कि नक्सली हम भारत से साफ करेंगे। ये नक्सली हैं, इन्हें बस भिड़वाना काम आता है। इन्हीं के भाई बंधु जाके हमारे सैनिकों को की हत्या करते हैं। तो क्या राहुल ने गलत बोला? मुझे नहीं लगता कि उसने कोई गलत बात बोली है। और नक्सली किसी भी देश का विकास, प्रदेश का विकास तभी होगा जब शांति बहाली आएगी, जब सुशासन आएगा, जब महिलाएं बाहर निकल सकेंगी, तभी स्किल इंडस्ट्रीज बनेगी, लघु उद्योग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे। तो ये तो इसमें कोई जो सत्य है वो सत्य आपके सामने है। ये लाल सलाम के नाम पे लोग को बरगलाते हैं और आज भी बरगला रहे हैं। आज भी उसी धर्म के नारे पे चल रहे हैं। आज अपने काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हो कि मैंने 5 साल में इस इलाके में ये काम किया, मैंने 5 साल के में ये काम किया। एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं कर पाए 5 साल में इन्होंने। बोलेगी जी हमारा काम है बजट देना, काम कराना तो सरकार का काम है। तुम आप क्या हो? आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हो। अब मैं विकासपुरी से जीता हूँ तो मैं अपने काम की बात से वोट मांगूंगा ना जी। तो अपने काम के नाम से वोट क्यों नहीं मांग रहे हो? आपने काम नहीं किया। पंकज जी, बीजेपी एक चीज को लेकर जो विपक्ष पर सबसे ज्यादा हमलावर होती है वो होता है परिवारवाद का मुद्दा। अब देखिए, अगर मैं दिल्ली से शुरू करूं तो दिल्ली में बांसुरी स्वराज जी सांसद हैं। सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे ब्रह्मपुर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत तरारी से विधायक हैं बीजेपी के। चिराग पासवान जो हैं अपने भांजे को टिकट दे रहे हैं। कई ऐसे परिवार के लोग, राहुल सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो विपक्ष का कहना है कि दूसरों का परिवारवाद होता है, बीजेपी को अपना परिवारवाद नहीं दिखता। देखिए, आपने उन लोग की बात की, उसका जवाब वो अच्छे से दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे जवाब नहीं देना चाहिए। सुनील पांडे जी का बेटे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी उल्लास पांडे लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर परिवारवाद कहीं नहीं आता है जी। पहला प्रश्न। दूसरा बात, राहुल मेरे चाचा का बेटा है और राहुल यहाँ रहा है, पला है, बड़ा है और जनता दल
पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो वो परिवारवाद कहाँ से है? वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो जनता दल यू से लड़ रहे हैं, उनको उससे जुड़े हुए हैं, तभी पार्टी ने उन्हें टिकट दी है। तो इसमें परिवारवाद तो उस बात को कहेंगे ना कि अगर बीजेपी से लड़ रहे होते और दिल्ली में लड़ रहे होते तो परिवारवाद। एक परिवार में अगर कोई चाचा का बेटा या बुआ का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो उसे परिवारवाद नहीं कहेंगे, और एक पार्टी से नहीं लड़ रहे तो मुझे नहीं लगता कि इसको परिवारवाद कहेंगे। जब मैं पटना में चुनाव कवर कर रहा था मैं तो कई ऐसे प्रवासी बिहारियों से मिला जिनको आपसे शिकायतें थी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल थे तो महिलाओं को पैसे देते थे, बीजेपी ने वादा किया कि हम 2,500 देंगे, अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो आपको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये बिहार में भी वोट को प्रभावित करेंगे बीजेपी के? तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कौन से अरविंद केजरीवाल साहब पैसे दे रहे थे? आप पता लगाइएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ झूठ के सिवा कुछ भी नहीं किया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली का हेल्थ व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, सब कुछ खराब कर दिया था। 25% स्टाफ की कमी थी हेल्थ में। ट्रांसपोर्ट हमारा 65,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। कौन सा 2500 उन्होंने दिया पिछले 1.5 साल में, वो बता दें। जिनकी उम्र 40 साल है उनको पेंशन दे रहे थे। अब हमने सब इन्वेस्टिगेशन कराई है, इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट आ रही है, इंक्वायरी कराई है, रिपोर्ट आने के बाद हम चालू करेंगे पेंशन। हम बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। तो नकली ईडब्ल्यूएस कार्ड बने थे उसकी इंक्वायरी हो रही है। पेंशन जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में किया था उस वादे पे की और पूरी तरह अग्रसर है, पूरी तरह वचनबद्ध है और उस पर काम कर रही है। सर अभी लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भी था, इसको लेकर भी बिहार से लेकर दिल्ली तक जमकर राजनीति हुई। यमुना की सफाई के दावे किए गए। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि नेताओं के लिए और मीडिया को दिखाने के लिए टेम्पररी यमुना की सफाई का व्यवस्था किया गया। राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री वहाँ छठ पूजा का ड्रामा करने जा रहे थे। इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं, और आपके मुताबिक पिछले 8 महीनों में भाजपा की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? छठ हमारी आस्था का पर्व है, पूर्वांचल की आस्था का पर्व है। इस बार छठ जो दिल्ली में मना है, हर पूर्वांचल वासी ने माना कि जो पीछे की झूठी सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, उस झूठे वादों को तोड़ के हमने 8 महीने में सत्यता की ओर लाए। हर विधानसभा में अच्छी सुविधाएं दी। और यमुना जी जो 10 सालों से इनकी झूठे वादों में जी रही थी कि हर अगली बार साफ करवा देंगे, अगली बार साफ करा देंगे, हमने यमुना जी की अच्छी सफाई की। बरसात दिल्ली में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई थी, तो तब भी यमुना हमारी साफ हुई थी, यमुना माँ हमारी साफ हुई थी। और यमुना जी का अगले वर्ष में आपको और साफ सुथरा व्यवस्थित दिखेगा। इस बार भी आप देखेंगे तो पिछली बार की सरकार की तरह झूठे वादे हम नहीं कर रहे। हम जो करेंगे वो दिखेगा। हम उनके सिपाही हैं जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने छठ पूजा को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी वहां ड्रामा करने जाने वाले थे। देखिए, राहुल जी के बारे में तो यही कहूंगा कि वो बाहर घूमने चले जाते हैं और 1-2 महीने घूमने के आते हैं, 1-2 दिन के लिए, तो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको क्या जानकारी भारत के बारे में है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, कितने दिन इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर कितने दिन रहते हैं। उनको क्या जानकारी है डेमोक्रेसी यहाँ के बारे में? किस आस्था के हम बात को वो जानते हैं? उनसे पूछिए छठ कहते किसको है, छठ माई की पूजा क्यों होती है, ये उनसे पूछिएगा। तो बोलने से पहले समझना, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है दिल्ली के अंदर छठ पूजा को लेकर, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है, क्योंकि वो पूर्वांचल की आस्था है, पूर्वांचल की पूजा है। और पूर्वांचल को जो वादा छठ पूजा में भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस आस्था को हमारी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने मिलकर उसे पूरा करने का काम किया है। 14 नवंबर को कितनी सीटें आ रही हैं सर आपकी? हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सीटें सर, एक आंकड़ा आपके दिमाग में जो हो, कितनी सीटें हम जीत रहे हैं? 170 प्लस। 170 प्लस।
चलिए, बहुत शुभकामनाएं पंकज जी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात बहुत करने के लिए। ये थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी, इन्होंने तमाम बातें की, ये कॉन्फिडेंट है और इनका कहना है कि 14 नवंबर को 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए और ऐसे ही इंटरव्यूज़ देखने के लिए DH को सब्सक्राइब करना ना भूलें।